हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत। आइए बेटा, हम बहुत कुछ इसमें पढ़ चुके हैं, अल्पप्राण पढ़ चुके थे। आज हमारी शुरुआत महाप्राण से है। महा का मतलब होता है बड़ा, प्राण मतलब वायु शक्ति। अत्यधिक वायु शक्ति की आवश्यकता उच्चारण में हो, कहाँ पे उच्चारण में हो तो वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वो उस व्यंजन आता है। अब आइए, क वर्ग का दूसरा चौथा क्या है? ख और घ है। च वर्ग का दूसरा चौथा क्या है? छ और झ है। ट वर्ग का दूसरा चौथा क्या है? ठ और ढ है। त वर्ग का दूसरा चौथा क्या है? थ और ध है। प वर्ग का दूसरा चौथा क्या है? फ और भ है। और उस व्यंजन कौन कौन है? स स स ह। ये 14 जो है क्या होते हैं भैया? 14 जो है महाप्राण होते हैं। दूसरा चौथा और उस व्यंजन अब पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जो है अल्प प्राण होते हैं। अब बेटा एक्सरसाइज के लिए आप कहेंगे कि सर आपने सारे स्वरों को अल्प प्राण बताया था। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ। तो भैया ये सब अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण, सारे स्वर अल्प प्राण हैं, यह आपको याद हो जाना चाहिए। एक बार हम इनके उच्चारण स्थान को अ का कंठ से, आ का आ जो है अ और अ से मिलकर बना है कंठ से, बड़ी ई का तालु से, बड़ी ई छोटी ई और छोटी से मिलकर बना है तालु हो जाएगा। ऊ ओठ से, बड़ा ऊ मान लीजिए उस तरह से ऊ लोग कहते हैं, लेकिन हम जनरली समझने के लिए भैया ऊ और ऊ से मिलके ऊ बनता है ओठ से। री मूर्धा से आप जान चुके हैं बेटा, ए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ई से मिलकर बनता है ए। तो अ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालु से, तो ए का उच्चारण कंठ तालु से। आए अ प्लस ए से मिलकर आय बनेगा, अ का कंठ से, ए का कंठ तालु से, तो कंठ तालु हो जाएगा। ओ अ और उ से मिलकर बनता है, इस नाते कंठ ओष्ठ, इसका कंठ से, इसका ओठ से, तो इसका कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठ प्लस ओठ से। औ अ प्लस ओ से अ बनता है, ये भी कंठोष्ठ है। अंग अ, इसकी गणना हम स्वरों में नहीं करते हैं, ये कंठ प्लस नासिका से। अ भी, इसकी भी गणना न तो स्वर में होती है न तो व्यंजन में होती है, अयोगवा मैं बता चुका हूँ। और इसका जो है, इसके लिए सूत्र है संस्कृत का, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ का मतलब अ आ, कु का मतलब क ख ग घ अंग, और ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो यह स्वरों की बात हो गई भैया। अब जो है क से लेके म तक, क से लेके म तक जो है क्या होता है भैया? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आप समझ जाएंगे। क और क वर्ग का क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग कंठ से, अंग कंठ प्लस नासिका दोनों से होगा, नासिक के व्यंजन है। ये तो उच्चारण स्थान हो गया भैया। अब देख लीजिए, आइए यहाँ पे क ग, क के बाद यहाँ देखिए ग अंग, ये तीन जो है महाप्राण है। दूसरा चौथा जो है सॉरी क ग अंग अल्प प्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण है। और पहला क ख अघोष है, क ख अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। यह बात आपको याद होनी चाहिए बेटा। इस प्रकार से साड़ी आप अपने मन से बनाएंगे, इसलिए बनाया गया है, नहीं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा चौथा जो है महाप्राण है। अल्प प्राण इसको बोलने में कम वायु शक्ति की जरूरत होती है, कम वायु शक्ति की जरूरत होती है। इसको बोलने में अधिक वायु शक्ति की जरूरत होती है, महाप्राण अधिक वायु शक्ति की जरूरत। इसमें स्वर तंत्रियों में झंकार नहीं उत्पन्न होती है, स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं, स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं, और इसमें स्वर तंत्रियाँ जो है झंकृत होती हैं। तो भैया संगीतकार, मैंने आपसे बताया ना
कि पहले दूसरे वर्ड को नहीं डालना चाहता है, वो तीसरे चौथे पांचवें को डालना चाहता है। उसी हिसाब से हम सारणी आप बना लीजिएगा। च से लेके य तक, क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होता है, लेकिन च से लेके य तक सब जो है तालव्य होते हैं, तालु तालु तालु। और पहला, तीसरा, अब पांचवा अल्प प्राण, दूसरा छ और झ महाप्राण। ऊपर की दो ध्वनियाँ, पहला और दूसरा, जिसका संगीतकार कम यूज करता है अघोष, जिसका सबसे ज़्यादा यूज करता है वह सघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब आइए बेटा, यहाँ पे भी सब स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में हम चल रहे हैं, क्योंकि पेपर में बेटा आपसे इसी तरह से पूछा जाता है। अब देखिए, ट ठ ड ढ अड़ मूर्धा है। जो पंचम अक्षर हैं वो नासिक के होते हैं, मूर्धा प्लस नासिका दोनों है। पहला, तीसरा, पांचवा जो है अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। पहला दूसरा अघोष व्यंजन है, बाकी 3 4 5 सघोष व्यंजन है। बेटा यह आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। त वर्ग, त वर्ग का मतलब त थ द ध न, ये दंतव्य है। अघोष कौन कहलाएगा? आप कहेंगे कि पहला और दूसरा स्वर्ण तंत्रियां नहीं झंकृत होती हैं। तीसरा चौथा पांचवा सघोष कहलाएगा, स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण कहा जाएगा, कम वायु शक्ति की जरूरत होगी तो द न में। और दूसरा चौथा महाप्राण कहलाएगा, इसमें अधिक वायु शक्ति की जरूरत होगी। प वर्ग में आते हैं। प वर्ग, प फ ब भ म ओष्ठ है। भैया अघोष कौन है? आप कहेंगे पहला व दूसरा है, स्वर तंत्रियां नहीं झंकृत होती हैं। सघोष कौन है? तीसरा चौथा पांचवा स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। कम वायु शक्ति पहला तीसरा पांचवा में, अधिक वायु शक्ति दूसरा और चौथा में, कम वायु शक्ति तो अल्प प्राण, अधिक वायु शक्ति तो महाप्राण। अब आते हैं बेटा अंतस्थ में। य व र ल, य का उच्चारण बेटा तालु से, व का उच्चारण वकारोदंतोष्ठो दांत और होठ से, र का ऋतु रसाणाम मूर्धा, र का मूर्धा से, ल का दंतव्य से, दांत से, ऋतु लसानाम दंता। संस्कृत में बेटा आपको बताया जाएगा, यहाँ पे आप याद कर लीजिए। ल पार्श्विक होता है भैया, ल पार्श्विक होता है। र लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है। जब पेपर का स्टैंडर्ड हाई होगा तो ये पूछा जाएगा, पार्श्विक और लुंठित प्रकंपित। आइए, पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, इक मतलब होता है संबंधित। पार्श्विक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पार्श्व प्लस इक, अर्थात अगल बगल से संबंधित। जीभ तालु को छुए किंतु मुंह के दोनों बगल से हवा निकल जाए तो पार्श्विक होता है। और उस स्थिति में कौन सा अक्षर पार्श्विक है याद कर लीजिएगा, ल। लुंठित या प्रकंपित, जीभ के सक्रिय भाग में कंपन हो, र का जब उच्चारण होता है तो कंपन होता है। र प्रकंपित है, र लुंठित है। भैया आप पार्श्विक और लुंठित खूब पूछे गए हैं। उसमें व्यंजन स स स, ठीक है ना, स स स, स स स, तीनों स और ह। स का उच्चारण तालु से तालव्य स बोलते हैं, क्योंकि तीनों स का हम खुद उच्चारण नहीं कर पाते हैं बेटा। इसको हम मूर्धन्य स बोलते हैं, इसको हम दंतव्य स कहते हैं। यह अघोष है बेटा। यही आयोग का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखने में लगेगा सघोष, लेकिन ये अघोष है और महाप्राण है। लेकिन ह जो है भैया, ह जो है क्या है भैया? ह सघोष है, ह सघोष। स अघोष है, ह सघोष है। लेकिन ये उस व्यंजन क्या होते हैं भैया? ये उस व्यंजन महाप्राण होते हैं। सारे उस व्यंजन महाप्राण होते हैं। और
अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अब बेटा आइए चलते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आप बेटा पढ़ चुके हैं। छ, क और स से मिलकर छ बनता है। त्र, आधा त और र से मिलके त्र बनता है। ज्ञ, ज और य से मिलके ज्ञ बनता है। स्र, स प्लस र से मिलकर बनता है। आज वर्णमाला का यह बेटा लास्ट क्लास था। अब कल के डेट में बर्तनी बताई जाएगी। आइए अब हम टेस्ट में बढ़ते हैं और टेस्ट में आप हमारे साथ करिएगा, आप हमसे आगे करिएगा। स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप शुरू करिए। निम्नलिखित में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। मैंने द्वित्व उधर नहीं बताया था, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया गया। पुनः, इलाहाबाद, उत्साह, दिल्ली। भैया जहाँ पे अब आप बता दीजिए कौन सा, अगर आपको आ रहा है तो आप ट्रिक कर लीजिए, और नहीं है तो हम बता रहे हैं, अभी तक ट्रिक कर चुके होंगे। ये दिल्ली, दिल्ली द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि भैया इसमें आधा ल अपूरा ल, अर्थात जब एक ही व्यंजन आधा और पूरा दोनों एक ही साथ आए तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ये हमारे सारे बच्चों को आ रहा होगा। स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आप बेटा रट के गए हैं उष्म, लेकिन उष्म नहीं है, प्रकंपी है, स्पर्शी है, संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है। ट्रिक लगा लीजिए, अभी भी कंफ्यूजन में होगा। भैया ये संघर्षी कहलाते हैं। स स स ह ये संघर्षी कहलाते हैं। स तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स, ह संघर्षी। स्पर्श संघर्षी भैया च, छ, ज, झ, इया, ये जो है स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। प्रकंपित कौन होता है? र होता है। र प्रकंपित होता है या लुंठित होता है। स्पर्शी कौन होता है? क से लेके म तक स्पर्शी होता है। अब आइए तीसरा प्रश्न आप लोगों को आ रहा होगा। निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन है। आप देख लीजिए चारों ऑप्शन, ट्रिक कर लीजिए। आप ट्रिक कर चुके होंगे, और नहीं है तो तेजी से तो करना ही पड़ेगा भैया। यह नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ख के नीचे नुक्ता लगा है, ग के नीचे नुक्ता लगा है। और जो पता चला कि उर्दू वाले लोग रहते हैं हमारे भाई, वह हम लोग गैर बोलेंगे, वे बोलेंगे गैर, ठीक है। तो उनके में जो है ख व ग वो सांस लेके बोलते हैं, इसलिए यह जो है आपके क्या है, ये सब जो है प्राचीन ध्वनियाँ हैं। लेकिन नवीन विकसित ध्वनियाँ भी नुक्ता लगा रहेगा तो नवीन विकसित ध्वनियाँ। आइए अमानक वर्ण है, ये आप सभी लोगों को आना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, लेकिन आप कहेंगे सर अ से लेकर ज्ञ तक पढ़े हैं लेकिन इस अक्षर को नहीं पहचानते। यही अमानक है भाई, ये पेपर में पूछा गया है। अघोष वर्ण कौन सा है? अ ज ह स। अब आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, अरे सर पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो भैया अघोष जहाँ स्वर तंत्रियाँ नहीं झंकृत हो, और स्वर तंत्रियाँ कहाँ नहीं झंकृत होती हैं, किसका संगीतकार यूज नहीं करते हैं? पहले और दूसरे, किसी वर्ग के पहले व दूसरे, ठीक है। अब पहले और दूसरे को आइए देख लेते हैं। ज सबसे पहले अ को हम देख लेते हैं। तो अ तो स्वरों में है, इसमें अघोष और सघोष की बात नहीं करेंगे। व्यंजन को देख लेते हैं। ज जो है क्या है? च छ ज, तीसरा वर्ड है। आप कहेंगे सर ये तो सघोष होगा। फिर स स ह भी सघोष होता है। भले तीनों जो है स आपके जो है अघोष होते हैं, लेकिन ह सघोष होता है। और यह सबसे आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन आज का अगर आप कर लिए होंगे, ये अर्थात ये आयोग का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ये तीनों
जो देखने में नहीं लगते हैं, लेकिन ये तीनों स अघोष कहे जाते हैं। महाप्राण स स ह सब महाप्राण है, लेकिन तीन इसमें जो है अघोष है, ह सघोष है। तो ये अघोष वाला देखिए, मैं उतने दिन से कह रहा था, आज पेपर में है। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? आप सारी चीजों को देख रहे हैं, त द न, आप कहेंगे सर एक ही वर्ग के हैं, ये दांत से हैं, लेकिन ट का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। बेटा आपका सही हो जाएगा। यह पहली बार सुन रहे हैं, पेपर में कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपको पढ़ाए नहीं रहते हैं, लेकिन आपको जवाब देना होता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ आता है, आप कहेंगे अरे सर ये तो नहीं आप बताए थे, अकारांत। अब देखिए राम, राम के अंत में जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, र धन आ धन म धन अ, अंत में अ आया, अकारांत। नवीन, नवीन का हम वर्ण विच्छेद करें, न धन अ, न हो गया, आधा व, फिर बड़ी ई, वी हो गया, और यहाँ पे न हो गया, और न के बाद अ आ गया। तो जितने भी लगभग पुल्लिंग नाम होते हैं वह सब अकारांत कहलाते हैं। यहाँ बेटा एक विवादित प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। तो देखो बेटा, अगर कुल संख्या पूछेगा तो 13 पे टिक करिएगा, यदि स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 पे टिक करिएगा। स्वरों की संख्या 11, लेकिन स्वरों की कुल संख्या 13। उच्चारण की दृष्टि से जो पूछेगा तो 10 पे करिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा विवादित प्रश्न जल्दी पूछता नहीं है। मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है, उच्चारण के आधार पे 10 होती है, और स्वरों की कुल संख्या 13। ठीक है बेटा, अब आते हैं पश्च स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन है भैया? ई, बड़ी, ए, आय, अग्रस्वर है। ठीक है, मध्य स्वर कौन है? अ मध्य स्वर है। और पश्च स्वर कौन है भैया? उसके बाद जो भी आएगा वो पश्च स्वर है। बाकी यह अग्रस्वर हो गया, ये व्यंजन ध्वनियां है, पश्च स्वर आ। अनुनासिक का संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैंने अनुनासिक की बात किया था, अंग, य, ड़, न, म, इन सब का संबंध अंग कंड प्लस नासिका, इय तालु प्लस नासिका, अड़ मूर्धा प्लस नासिका, न दंत प्लस नासिका, अम्म ओठ प्लस नासिका। इसलिए इसका उच्चारण बेटा नाक व मुंह दोनों से होगा। इस प्रकार से बेटा आज वर्णमाला चैप्टर 6 क्लासेज में समाप्त हुआ, जिसमें कुछ कमियां भी थी। साहित्य की जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। अब चैप्टर वाइज चलेंगे। वर्णमाला आप पढ़ चुके हैं, वीडियो आप देख लीजिएगा। सारी वीडियो जो है आप देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। अब वर्तनी के लिए अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।